जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, अपन कर रीट मैथ्स सेक्शन विधियों के प्रश्न मित्रों 10 प्रश्न करेंगे आज। और मित्रों देखें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप खुद सोल्व करें और बताएं 10 में से आपके कितने राइट हुए। ये पेपर कहाँ से आता है? सेकंड ग्रेड पेपर है मैथ्स का। अच्छे प्रश्न है, ये आपके आगे काम आ सकते हैं मित्रों। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक, 11 प्रश्न है, 10 इससे पहले करा रखे हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाए, आप लेवल 1 की तैयारी करें लेवल 1, लेवल 2 की तैयारी करें लेवल 2, उसमें इसका पहला पार्ट भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, पहला 11वां प्रश्न। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना कौन से गणितज्ञ ने की? पहला आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा भास्कराचार्य, चौथा है विष्णुगुप्त। ठीक है मित्रों, अनंत की कल्पना किसने की मित्रों? भास्कराचार्य। किसने की? भास्कराचार्य। तो मित्रों सी राइट है, ये इसको याद करना ही पड़ेगा शून्य के भाग देने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ, 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है? पहला फिल्म स्ट्रिप, दूसरा है चार्ट, तीसरा प्रतिरूप, चौथा है निर्देश। इसका एक प्रश्न सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ये सामग्री आपको पता होनी चाहिए, और प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित दोनों सामग्री पता होनी चाहिए। प्रक्षेपित सामग्री किसे कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आवश्यकता। आपको समझ गए होंगे, वायर मतलब थोड़ा लचीला, मतलब कठोर, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्रक्षेपित सामग्री का थोड़ा। ठीक है, टीवी लगानी है, जैसे पर्दा हो गया, ये सब क्या आएगी? फिल्म स्ट्रिप हो गई, ये सब किस में आएगी? प्रक्षेपित सामग्री में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? पहला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, बाकी ये सब कौन सी? अप्रक्षेपित सामग्री। ठीक है मित्रों, अब करते हैं नेक्स्ट। 13वां प्रश्न है, सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है। ठीक है, सत्य की खोज के लिए पहला है अनुरूपण, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है प्रयोग, चौथा है तार्किक रीजनिंग। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब आप बताओ, सत्य की खोज के लिए अपन क्या करेंगे मित्रों? इसमें चार ऑप्शन देखें, क्या हो गया? देखो, अनुरूपण तो क्या होता है? जैसे उसने किया वैसे अपन भी कर दे तो वो होता है अनुरूपण। ठीक है, बिल्कुल नकलची बंदर। ठीक है, निरीक्षण मतलब देख के करना, वो क्या कर रहा है, फिर अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके करेंगे, वो होगा निरीक्षण। प्रयोग, सत्य खोज के लिए प्रयोग जितनी बार भी प्रयोग करेंगे, कितनी बार करो, 5 बार 10 बार, हमेशा सही आएगा। जैसे 2 और प्लस 3 हमेशा 5 आएगा। भले अपन मैं जहाँ बैठा हूँ उदयपुर में बैठ के करें या फिर राजस्थान जयपुर में बैठ के, 2 + 3 5 ही आएगा। हमेशा प्रयोग करके देखेंगे तो हमेशा सही आएगा। तो किसके लिए सही है? सी, प्रयोग। और तार्किक रीजनिंग, कुछ समस्या आ जाए उसको हल करने के लिए तार्किक रीजनिंग का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी समस्याओं के संभावी निकटतम उत्तर दे सकेंगे। उपरोक्त कथन किससे संबंधित? ये ब्लूम का आ गया टेक्सोनोमी वाला, कौन सा? ज्ञानात्मक है या? तो अब समस्याओं के संभावी और निकटतम उत्तर दे पाएंगे, किसमें दे पाएंगे? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। अनुप्रयोग, दूसरा विश्लेषण, तीसरा ज्ञान, चौथा है मूल्यांकन। मित्रों आप पता है किसमें कर पाएंगे आप? देखो, संभावित निकटतम उत्तर समस्या का कब देंगे? जब आप उसका अनुप्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अनुप्रयोग। ज्ञान में तो वो का वो लिखना है, मतलब रट के याद करके ज्ञान का उपयोग करते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग में क्या होता है? समस्या का संभाव्य और निकटतम, मतलब उसका समस्या देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो भी उत्तर देंगे तो वो किस में आएगा? अनुप्रयोग में आएगा। मूल्यांकन पता ही होगा। ठीक है, विश्लेषण इसको तोड़ना। अब 15वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, अच्छा प्रश्न है मित्रों। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नलिखित में से किसमें आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया गया है मित्रों? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैट्रिक्स उपागम, दूसरा इगरूल उपागम, तीसरा रूल इजी उपागम, तीसरा इमिल उपागम। ठीक है मित्रों, ये अभिक्रमित अनुदेशन क्रिया पता है आपको? एक इसके सिद्धांत पे, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पे, ये मित्रों अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर इसने क्या क्या है? फ्रेमों को क्रमबद्ध आगमनात्मक तर्क। ठीक है, कौन सा तर्क? आगमनात्मक तर्क किस पे यूज किया हुआ है? दूसरा ऑप्शन राइट है, इगरूल उपागम। इसको याद करना ही पड़ेगा मित्रों, ये थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा सा अलग है। ठीक है मित्रों, आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। आगे तो इसका क्या नाम होगा? इगरूल उपागम, ऐसा प्रश्न आता है तो। हाँ,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कैसे देखो, निम्न में से कौन सा पाठ योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक है, कौन थे, ठीक है, प्रवर्तक कौन थे। पहला ऑप्शन है जॉन फेडरिक हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन है जॉन फेडरिक ब्लूम, तीसरा जॉन फेडरिक ऑलपॉट, चौथा ऑप्शन है जॉन फेडरिक मॉरिसन, ठीक है मित्रों। अब इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपने पढ़ा होगा जॉन फेडरिक तक ही पढ़ा होगा किसे, पंचपदी उपागम किसने दिया। अब इसमें आगे भी नाम आ गया तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये किसने दिया था, जॉन फेडरिक हर्बर्ट ने ये पंचपदी उपागम दिया था। अब 17वां प्रश्न इकाई योजना का है। इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नांकित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। नहीं पे ध्यान देना। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की आयु के संदर्भ में उपयुक्तता, तीसरा ऑप्शन है कुल दिन व कार्य के घंटों की संख्या, चौथा है विद्यार्थियों की योग्यता के संदर्भ में उपयुक्तता मित्रों, ठीक है। अब इकाई योजना बनाते हैं तो उसमें एक शिक्षक को किसका ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो देखिए मित्रों, देखो अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं विद्यार्थियों की आयु के संदर्भ, हाँ विद्यार्थियों की आयु के हिसाब से आपको इकाई विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। कुल दिन और कार्यों की घंटों की संख्या, इकाई योजना इसलिए बनाते हैं कि कितने दिन है और कितने घंटे मिलेंगे उसके हिसाब से आपको बनानी पड़ेगी। चौथा है विद्यार्थियों की योग्यता के संदर्भ में, हाँ विद्यार्थियों की योग्यता कितने अच्छे मतलब प्रतिभाशाली है, मीडियम है या लो है, इसके देख के भी आपको इकाई योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है मित्रों। तो ये 3 ऑप्शन राइट हो गया। तो पहला ऑप्शन है वो नहीं है, ठीक है। इकाई योजना में अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ की कोई उपयुक्तता के बारे में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अब करते हैं 18वां प्रश्न। हाँ ये भी थोड़ा अलग है, देख लेना। एकिक सहसंबंध का अन्य नाम क्या है। द्विपक्षीय सहसंबंध, क्षैतिज सहसंबंध, मैथमेटिक सहसंबंध, चौथा है लंबवत सहसंबंध, ठीक है। आपके मित्रों ये होगा नहीं सब सहसंबंध, तो आप इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं मित्रों। तो भी आपके नॉलेज के लिए देख ले, एकिक सहसंबंध का अन्य नाम है लंबवत सहसंबंध, ठीक है मित्रों। ये चारों सहसंबंध है, आप देख लेना। अब है 19वां, ठीक है, बड़ा इतना बड़ा है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षक अध्ययन की विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं बतानी है। पहला ऑप्शन है यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करती है, दूसरा ऑप्शन है इस विधि में स्वयं करके सीखने के कारण विद्यार्थी आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, तीसरा है इस विधि के उपयोग से विद्यार्थी पुस्तकें पत्र पत्रिका आदि का उपयोग सीख जाते हैं, चौथा है यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है मित्र। तो मित्रों देखें इसका क्या है, देखो ये पर्यवेक्षक अध्ययन विधि होती क्या, ये क्या होती है, एक टीचर होता है, एक टेबल के चारों तरफ एक बच्चा या 4 बच्चे, कितने बच्चे बैठते हैं और खुद पढ़ते और खुद समझते, और अगर नहीं आता है तो टीचर से पूछते, ये होती है पर्यवेक्षक। किसके पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, अध्यापक आपका पर्यवेक्षित करता है, आप पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं वो सब, ठीक है। इसमें क्या क्या होती है देखो, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर अनुसरण, बिल्कुल एक एक बच्चा अपने अपने हिसाब से पढ़ेगा, बिल्कुल है विशेषता। यह विधि स्वयं करके, हाँ खुद पढ़ेगा तो और आत्मविश्वास जागेगा, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के में ही आती है, स्वयं करके सीखने का, ठीक है। चौथा है इसमें विधि का उपयोग करके विद्यार्थी पुस्तकें पत्र आदि का उपयोग सीख जाते हैं, बिल्कुल एक टेबल के बीच में क्या बहुत सारी किताबें और पत्र पत्रिका पड़ा रहता है। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि नहीं है, ये सबके लिए है, मतलब प्रतिभाशाली के लिए नहीं, सबके लिए, जितने प्रकार के बालक होते हैं उन सबके लिए ये विधि है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, चौथा। आपको चारों ऑप्शन राइट रख गए होंगे इसमें, पर मित्रों ध्यान रखना कि ये सारे के लिए, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। तो मित्रों 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है,
पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं उसमें आधारभूत सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल गतिशील होना चाहिए, गणित में नई नई चीजें आनी चाहिए, नई नई समस्या आनी चाहिए और नए नए विचार और दैनिक जीवन से मिलना चाहिए, ठीक है, अभी के जमाने का होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल ये सिद्धांत है। दूसरा है, इसे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए। तो इसे देखें मित्रों आप, मैं तीसरा पढ़ता हूँ, इसे जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए, ठीक है मित्रों। अपना दैनिक जीवन के जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना, बिल्कुल सही है। बी क्या पढ़ते हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं, अधिगम के लिए जीवन पर आधार, अधिगम के लिए नहीं मित्रों, जीवन के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है ये, ठीक है। अधिगम के लिए नहीं, अपने दैनिक जीवन के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, एक सिद्धांत नहीं है। तो मित्रों आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।